फ्रेंड्स, मैं लेकर आ चुका हूँ मिसू बिकम रॉक स्टार का पार्ट 9। प्रीवियस स्टोरी को नहीं देखा तो जाकर देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो स्टोरी को स्टार्ट करते हैं बिना किसी तरीके एक छोटे से इंट्रो के बाद में। हमने देखा था कि मिसू और सुमरे की सीक्रेट आइडेंटिटी फाइनली रिवील हो गई थी। रियो, हिनाटा, इमली और रिका के सामने कई ने सबको बताया था कि पेंटा नोट अब परमैन के पीछे भी है, क्योंकि कुछ महीने पहले परमैन का गिटार बजाते हुए वीडियो वायरल हुआ था। उसके बाद लूना और उसके पार्टनर सीधा स्कूल आ गए थे और वायलेंस की साउंड पावर यूज करके पूरा स्कूल एरिया डिस्टर्ब कर दिया था। करने लगे थे, इसलिए मिसू और सुमरे को मजबूर होकर परमैन सूट पहनने पड़े। लेकिन लूना ने फाइट नहीं की, बल्कि मिसू को एक ब्लैक कार्ड दिया जिसमें मूनलाइट हॉल लिखा था। उसने वार्निंग भी दी थी कि नेक्स्ट टाइम स्कूल जैसे सेफ जगह नहीं होगी। अब पेंटम नोट उसके और करीब आ रहे थे। अगली सुबह देखते हैं, इंटरनेट पूरा परमैन की न्यूज से भरा हुआ था। न्यूज चैनल्स पर बस स्कूल वाला एक्सीडेंट ही दिख रहे थे। मिस्टीरियस वायलेंस अटैक, परमैन सेव स्टूडेंट अगेन, ऐसे हेडलाइंस हर जगह चल रहे थे। मिसू बेड पर लेटा हुआ टीवी पर न्यूज देख रहा था। दूसरी चैनल परमैन ही दिख रहा था। ये तो पूरा सर्कस बन गया है। तभी नीचे से उसकी मॉम की आवाज आती है। मिसू, बाहर मीडिया वाले खड़े हैं। मिसू तुरंत खिड़की की तरफ भागता है और पर्दे के बीच से बाहर देखता है। घर के बाहर सच में कैमरास और रिपोर्टर्स वाले खड़े थे। रिपोर्टर्स वाले यहाँ इसलिए आए थे क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि मिसू परमैन का सबसे अच्छा दोस्त है। अब हम देखते हैं, वो लोग तस्वीर ले रहे थे और कुछ एंकर मिसू से क्वेश्चन करने में लगे हुए थे। मिसू का गला सूख जाता है। ये लोग यहाँ तक आ गए, तभी उसका फोन वाइब्रेशन करता है। सुमरे का मैसेज था, मैं तुम्हारे घर आ रही बस्ती है। मिसू नीचे आकर डोर को खोलता है तो देखता है कि कैप और मास्क पहने सुमरे खड़ी थी। उसके कंधे पर बड़ा बैग लटका हुआ था। मिसू कंफ्यूज होकर बोलता है, तुम कहीं घूमने जा रही हो क्या? सुमरे सीधा अंदर आती है और मास्क निकाल देती है। मेरे घर के बाहर भी रिपोर्टर्स हैं। फिर तुरंत उतर जाता है और बोलता है, सच में? सुमरे सोफा पर बैग रखते हुए बोलती है, हाँ, मैंने तुम्हारी मॉम से बात की और उन्होंने बोला है कि मैं यहाँ कुछ दिन तक रह सकती हूँ। ये सुनते ही मिसू शॉक हो जाता है और अपने मन में सोचता है, मॉम ने मुझे एक बार भी नहीं पूछा। सुमरे जब देखती है कि मिसू अपने मन में कुछ सोच रहा है तो वो सीधा उसकी तरफ आकर बोलती है, कोई प्रॉब्लम है? मिसू तुरंत बोलता है, नहीं, बिल्कुल नहीं। किचन से मिसू की मॉम की आवाज आती है और सुमरे को देखकर खुश हो जाती है। अरे सुमरे बेटा, तुम आ गई। सुमरे अपनी प्यारी आवाज में बोलती है, हाँ मॉम, और सॉरी, मैं कुछ दिनों तक आपको परेशान करूंगी। मिसू की मॉम हंस पड़ती है और बोलती है, अरे नहीं सुमरे बेटा, तुम्हारे आने से घर का माहौल और अच्छा हो जाएगा। मिसू साइड में खड़ा बस दोनों को देख रहा था। सुमरे अपना सारा सामान मिसू के रूम में शिफ्ट कर लेती है, क्योंकि आपको भी पता है गाइस कि मिसू का घर कितना छोटा है। हमने सुमरे से कहा भी था कि अगर वो चाहे तो गांगो के रूम में भी सो सकती है, लेकिन आपको तो पता ही है कि सुमरे मिसू के रूम में ही रहना चाहती है। अब हम देखते हैं, रूम ऑलरेडी खराब था और सुमरे एंटर करते ही बोलती है, यहाँ तूफान आ रहा है क्या? मिसू जल्दी जल्दी अपने कपड़े उठाना शुरू कर देता है। सुमरे बेड पर बैठकर रूम को देखने लगती है। एक साइड गिटार्स पड़े हुए थे, दूसरे साइड नोटबुक और वायर्स। सुमरे हल्का सा स्माइल करते हुए बोलती है, पूरा रूम से म्यूजिक की फीलिंग आ रही है। क्यों होकर बोलता है, म्यूजिक की फीलिंग्स? सुमरे हंस पड़ती है, समझा नहीं पाऊंगी। नीचे टीवी में अब भी परमैन की न्यूज चल रही थी। सुमरे खिड़की के पास जाकर बाहर खड़े मीडिया वालों को देखती है। ये लोग जल्दी जाने वाले नहीं हैं। सब लोग एक साथ डिनर कर रहे थे। मिसू के डैड ऑफिस से वापस आ चुके थे और सुमरे को देखकर खुश हो गए थे। खाना खाते वक्त टीवी पर फिर से
परवन की न्यूज चलने लगती है। रिपोर्टर बोल रहे थे कि स्कूल वाली घटना के बाद परवन और पाको को लेकर लोगों में और भी ज्यादा उत्साह बढ़ गई है। मित्सु तुरंत रिमोट उठाकर टीवी बंद कर देता है। उसके डैड हंसते हुए बोलते हैं, आजकल का नाम भी न्यूज चैनल पर आ रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि तुम दोनों परवन और पाको के दोस्त हो। मित्सु और सुमरे एक दूसरे को देखते हैं लेकिन कुछ नहीं बोलते। डिनर खत्म होने के बाद मित्सु के पेरेंट्स नीचे बैठकर बातें करने लगते हैं और मित्सु अपने रूम में चला जाता है। कुछ देर बाद सुमरे भी रूम में आ जाती है। वो अपना बैग खोलकर सामान सेट करने लगती है। बेड पर बैठकर गिटार साफ कर रहा था, तभी सुमरे बोलती है, वैसे तुम्हारा रूम पहले से ही थोड़ा साफ लग रहा है। मित्सु तुरंत बोलता है, आज ही साफ किया है। सुमरे उसकी तरफ देखकर बोलती है, झूठ। मित्सु कुछ नहीं बोल पाता और गहरी हो जाती है। बाहर मीडिया वाले अब भी खड़े हुए थे। कभी कभी कैमरास की फ्लैश खिड़की तक पहुंच जाती थी। मित्सु खिड़की के पास जाकर नीचे देखता है और बोलता है, ये लोग घर भी नहीं जाते क्या? सुमरी बेड पर बैठी हुई थी। वो बोलती है, मेरे घर के बाहर सुबह से यही हाल था। मित्सु पर्दा बंद कर देता है। फिर दोनों मूनलाइट हॉल वाले ब्लैक कार को देखने लगते हैं। कार टेबल पर रखा हुआ था। कुछ सेकंड तक दोनों चुप रहते हैं। फिर सुमरे धीरे से बोलती है, हमें वहां जाना चाहिए। मित्सु कार्ड उठाकर देखने लगता है। पता नहीं, लेकिन मुझे लगता है लूना कुछ छुपा रही है। सुमरे सिर हिला देती है। दोनों को फील हो रहा था कि मूनलाइट हॉल में उन्हें कुछ ऐसा मिलने वाला है जो उनकी पूरी लाइफ बदल सकता है। बात सोने का टाइम हो जाता है। मित्सु फ्लोर पर ब्लैंकेट बिछाने लगता है। सुमरे उसको देखकर बोलती है, तुम नीचे क्यों सो रहे हो? मित्सु जवाब देता है, क्योंकि तुम गैस हो। सुमरे तुरंत बोलती है, और ये तुम्हारा रूम भी है। दोनों कुछ देर तक इसी बात पर उलझे रहते हैं। आखिर में सुमरे बेड पर एक कोने पर और मित्सु दूसरे कोने पर लेट जाते हैं। रूम में लाइट बंद हो जाती है। बाहर गाड़ियां की आवाज आ रही थी। नींद दोनों को नहीं आ रही थी। सुमरे धीरे से बोली, मित्सु मित्सु। जवाब देता है, हाँ। सुमरे कुछ सेकंड चुप रहती है। फिर वो बोलती है, जब स्कूल में लूना आई थी तब मुझे सबसे ज्यादा डर अपने लिए नहीं था। मित्सु उसकी तरफ मुड़कर देखता है। फिर किस लिए? सुमरे धीरे से बोलती है, तुम्हारे लिए। ये सुनकर मित्सु कुछ बोल नहीं पाता। रूम में कुछ देर तक सन्नाटा रहता है। मित्सु हल्की आवाज में बोलता है, मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती, सबसे पहले तुम्हारी ही फिक्र होती है। सुमरे उसकी तरफ देखती रहती है। दोनों की नजर एक पल के लिए एक दूसरे पर टिक जाती है। बाहर मीडिया वालों के शोर अब तक बहुत कम हो गया था। सुमरे धीरे से बोलती है, तो फिर प्रॉमिस करो, जो भी हो जाए बिना बताए अकेले कहीं नहीं जाओगे। मित्सु तुरंत जवाब देता है, प्रॉमिस। सुमरे खुश होकर मित्सु को पकड़ लेती है। मित्सु बोलता है, सुमरे तुमने मुझे क्यों पकड़ रखा है? सुमरे बोलती है, क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ रहना है, और ये बोलकर सो जाती है। फिर मित्सु भी उसे पकड़कर सो जाता है। मित्सु की आंख देर से खुलती है। वो उठकर देखता है कि सुमरे पहले से ही उठ चुकी है। रूम में गिटार की हल्की सी आवाज आ रही थी। मित्सु मुड़कर देखता है तो सुमरे उसके गिटार पकड़कर बैठी थी। वो धीरे धीरे स्ट्रिंग चला रही थी। मित्सु बोलता है, तुम गिटार भी बजा लेती हो? सुमरे उसकी तरफ देखती है। थोड़ा बहुत। मित्सु बेड से उठकर उसके पास बैठ जाता है। कुछ देर तक दोनों बिना कुछ बोले गिटार की आवाज सुनते रहते हैं। वक्त ना फैंटम नोट याद आता है ना मूनलाइट हॉल। बस कुछ मिनट्स के लिए सब नॉर्मल लग रहा था। फिर वो दोनों नीचे चले जाते हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। नीचे ब्रेकफास्ट करते वक्त डोरबेल बजती है। मित्सु की मॉम दरवाजा खोलती है और कुछ सेकंड बाद रियो, इमली, इनाटा और इक्का अंदर आते हैं। उन्हें कैप्स पहनी हुई थी ताकि रिपोर्टर्स उन्हें पहचान सके। रियो अंदर आते हुए बोलता है, भाई तुम्हारे घर के बाहर तो मेला लगा हुआ है। इमली जैसे ही सुमरे को देखती है तो वो हैरान होते हुए बोलती है, सुमरे तुम यहाँ मित्सु के घर क्या कर रही हो? बाकी भी बोलते हैं, आज सुमरे तुम यहाँ कब आई? सुमरे बोलती है, वो तो कल रात से ही यही है।
अभी बोलती है कि वो कुछ दिन तक यही रहने वाली है। हिनाटा ये सुनते ही शॉक हो जाती है। तभी हिनाटा टेबल पर रखा हुआ ब्लैक कार्ड देख लेती है, मूनलाइट हॉल। इका भी कार्ड को देखने लगती है। माहौल फिर सीरियस हो जाता है। अब सबका ध्यान उसी जगह पर था। देखने लगते हैं, मुझे ये जगह बिल्कुल पसंद नहीं आ रही। इमली भी सिर हिला देती है। हिनाटा बोलती है, लूना ने बिना वजह ये कार्ड नहीं दिया होगा। इका सीधा मिस्सू से पूछती है, तुम क्या करने वाले हो? रूम में कुछ सेकंड तक कोई कुछ नहीं बोलता। मिस्सू खिड़की के पास जाकर बाहर देखने लगता है। फिर वो सबको मुड़कर देखता है और बोलता है, मैं मूनलाइट हॉल जाऊंगा। ये सुनते ही सब एक दूसरे को देखने लगते हैं, क्योंकि सबको पता था कि ये एक पुराना कॉन्सर्ट हॉल नहीं था, ये फैंटम नोट की कोई चाल थी। सुनते ही रूम में सन्नाटा छा जाता है। सबको पता था कि मूनलाइट हॉल जाना कोई नॉर्मल बात नहीं है। रियो सोफे से उठकर बोलता है, अगर तू जाएगा तो हम भी चलेंगे। मिस्सू तुरंत मना कर देता है, नहीं, ये काम जितना लोग कम करे उतना अच्छा है। इमली बोलती है, हर बार यही बात बोलता है। इका भी उसकी बात से सहमत नहीं थी। हिनाटा टेबल पर रखे हुए ब्लैक कार्ड को देखते हुए बोलती है, मुझे लगता है कि लूना चाहती थी कि तुम ये फैसला लो। तब तक चुप थी, फिर वो बोलती है, और इसलिए हमें और भी सावधान रहना होगा। मिस्सू कार्ड उठाकर अपनी पॉकेट में रख लेता है। उसको लग रहा था कि जितना वो मूनलाइट हॉल के करीब जा रहा है उतना ही किसी बड़े राज के करीब पहुंच रहा है। लगती है और रियो, इमली, हिनाटा और इका घर लौट जाते हैं। रिपोर्टर्स अब भी घर के बाहर खड़े थे। कुछ लोग तस्वीरें ले रहे थे और कुछ लोग परबंद के बारे में बातें कर रहे थे। मिस्सू खिड़की से बाहर देखता है और फिर पर्दा बंद कर देता है। सुमरे उसके पास आकर खड़ी थी। क्या सोच रहे हो? मिस्सू सीधा जवाब देता है, मूनलाइट हॉल। सुमरे सिर हिला देती है। मैं भी, दोनों को लग रहा था कि वहां जाना जरूरी है, सिर्फ फैंटम नोट की वजह से नहीं, बल्कि उन सवालों की वजह से जो काफी समय से उनके दिमाग में चल रहा था। लूना ने स्कूल में जो बात कही थी वो अब तक मिस्सू के दिमाग में घूम रही थी। मिनट के बाद मिस्सू अपने रूम में बैठा गिटार बजा रहा था। सुमरे बेड पर बैठी उसकी धुन सुन रही थी। काफी देर तक रूम में सिर्फ गिटार की आवाज गूंजती रही। फिर सुमरे धीरे से बोलती है, जब तुम गिटार बजाते हो ना, तब लगता है सब कुछ नॉर्मल है। गिटार बजाना रोक देता है। नॉर्मल? सुमरे सिर हिला देती है। ना फैंटम नोट, ना डेंजर्स, ना सीक्रेट आइडेंटिटी, बस तुम और तुम्हारा म्यूजिक। मिस्सू कुछ नहीं बोल पाता। उसको ये बात अच्छी लगती है। फिर वो गिटार साइड में रख देता है और बोलता है, सब खत्म हो जाएगा तब हम नॉर्मल लाइफ जिएंगे। सुमरे उसकी तरफ देखती है। प्रॉमिस? मिस्सू हल्का सा सिर हिला देता है। प्रॉमिस? वो रिपोर्टर्स पहले से पी जाता थे। घर के बाहर भीड़ लगी हुई थी। मिस्सू पर्दे के बीच से बाहर देख रहा था। तभी उसकी नजर सड़क के उस पार खड़े एक आदमी पर पड़ती है। वो आदमी खाली टोपी पहने खड़ा था। ना उसके हाथ में कैमरा और ना ही वो किसी रिपोर्टर से बात कर रहा था, बस घर की तरफ देख रहा था। मिस्सू की नजर उस पर टिक जाती है। के बाद वो आदमी मुड़ता है और भीड़ में गायब हो जाता है। सुमरे भी खिड़की के पास आ जाती है। क्या हुआ? मिस्सू धीरे से बोलता है, कुछ नहीं, लेकिन उसके दिमाग में उस आदमी का चेहरा रह जाता है। तब घर का माहौल थोड़ा शांत हो जाता है। रिपोर्टर्स अब भी बाहर खड़े थे, लेकिन पहले जितनी भीड़ नहीं थी। सुमरे ड्राइंग रूम में बैठी टीवी देख रही थी। तब मिस्सू की माँ उसके लिए चाय लेकर आती है। सुमरे तुरंत कप उठाती है और मिस्सू की माँ को धन्यवाद कहती है। मिस्सू की माँ उसके सामने बैठ जाती है और बोलती है, तब चाहे वहां रह सकती हो। सुमरे हल्का सिर झुका देती है। तभी मिस्सू पानी लेकर आता है। उसकी माँ उन दोनों को देखकर बोलती है, तुम दोनों एक दूसरे का ख्याल रखा करो, आजकल बाहर का माहौल अच्छा नहीं लग रहा। दोनों सिर हिला देते हैं। उसी वक्त बाहर से कैमरा की फ्लैश फिर से खिड़की पर पड़ती है। मिस्सू पर्दा बंद कर देता है और बोलता है, लगता है ये लोग जल्दी जाने वाले नहीं हैं। शाम को मिस्सू अपने रूम में गिटार लेकर बैठा था। सुमरे बैठी
धुन सुन रही थी। काफी देर तक कोई कुछ नहीं बोलता। फिर सुमरे बोलती है, अगर ये सब नहीं होता तो तुम अभी क्या कर रहे होते। मिसू सोचने लगता है, शायद नया सॉन्ग बना रहा होता। सुमरे बोलती है, और मैं शायद तुम्हें तंग कर रही होती। करता है, वो तो अब भी कर रही हो। सुमरे पास में पड़ा कुशन लेकर उसकी तरफ फेंक देती है। कुछ देर के लिए दोनों पेंटन नोट और मूनलाइट हॉल के बारे में भूल जाते हैं। रात होने लगती है। मिसू खिड़की के पास खड़ा बाहर देख रहा था, तभी उसके फोन पर एक मैसेज आता है, अननोन नंबर। मैसेज में सिर्फ एक लाइन लिखी थी, मूनलाइट हॉल, कर रात 8 बजे। इसके नीचे एक ब्लैक म्यूजिक नोट बना हुआ था। मिसू का चेहरा बदल जाता है। सुमरे तुरंत उसके पास आ जाती है। क्या हुआ? मिसू बिना कुछ बोले फोन उसकी तरफ कर देता है। मैसेज देखते ही सुमरे समझ जाती है कि ये पेंटन नोट की तरफ से आया है। कुछ सेकंड तक सन्नाटा रहता है। सुमरे फोन वापस मिसू को दे देती है, तो उन्होंने हमें बुलाया है। मिसू बेड पर बैठ जाता है, ये फिर हमें फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। सुमरे भी उसके पास बैठ जाती है। दोनों को पता था कि मूनलाइट हॉल जाना खतरनाक हो सकता है, लेकिन अब उनके पास जवाब ढूंढने का कोई और रास्ता भी नहीं था। हमने जो बातें स्कूल में कही थी उनका सच शायद वही मिलने वाला था। अगली सुबह मिसू सबसे पहले रियो को कॉल करता है। रियो पूरा मैसेज सुनने के बाद बोलता है, मैं भी आऊंगा। मिसू तुरंत मना कर देता है। कुछ देर बाद इमली, नाटा और इका को भी पता चल जाता है। सबका जवाब एक ही था, हम भी चलेंगे। लेकिन मिसू अपने फैसले पर टिका रहता है, नहीं, इस बार नहीं। उसको लग रहा था कि जितने ज्यादा लोग साथ होंगे उतना ज्यादा डेंजरस बढ़ेगा। सुमरी भी उसकी बात से निकल जाता है। शाम होने लगती है। रूम में टेबल पर वही कार्ड रखा हुआ था जो लूना ने दिया था। मिसू उसको उठाकर देखने लगता है। सुमरे अपने बैग बंद कर रही थी। पता था कि आज रात सब कुछ बदल सकता है। घर के नीचे सब नॉर्मल लग रहा था, लेकिन उन दोनों के दिमाग में सिर्फ मूनलाइट हॉल चल रहा था। रात के 7 बजे दोनों तैयार हो जाते हैं। मिसू अपनी जैकेट पहन लेता है और सुमरी उसके साइड में आकर खड़ी हो जाती है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं, फिर बिना बोले कमरे से बाहर निकलते हैं। मूनलाइट हॉल अब उनसे कुछ घंटों की दूरी पर बनने और कुछ मिनट बाकी रह गए थे। मिसू और सुमरे घर से थोड़ी दूर निकल चुके थे। रिपोर्टर्स अब भी उनके घर के आसपास घूम रहे थे, इसीलिए दोनों ने कैप और मास्क पहना हुआ था। सड़क पर चलने के दौरान दोनों आपस में ज्यादा बात नहीं करते। मूनलाइट हॉल का नाम दोनों के दिमाग में घूम रहा था। कार वो स्टेशन पहुंचते हैं और ट्रेन पकड़कर शहर के पुराने हिस्से की तरफ निकल जाते हैं। जितने वो मूनलाइट हॉल के करीब पहुंच रहे थे, उतने ही आसपास का माहौल बदलता जा रहा था। पुरानी बिल्डिंग्स, खाली सड़कें और कम लोग। आखिरकार उन्हें एक पुरानी बिल्डिंग दिखाई देती है जिसके ऊपर बड़े अक्षरों में लिखा था, मूनलाइट हॉल। बाहर पूरा सन्नाटा था, ना कोई ग्राउंड, ना कोई गाड़ी, सिर्फ पुरानी बिल्डिंग्स और उनके सामने खड़े मिसू और सुमरे। मिसू धीरे से बोलता है, ये जगह बंद नहीं थी। सुमरे सिर हिला देती है। दोनों सीढ़ियों से चढ़कर दरवाजे के पास पहुंचते हैं। जैसे ही मिसू दरवाजे को हाथ लगाता है, दरवाजे अपने आप खुल जाता है। अंदर अंधेरा था। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और अंदर चले जाते हैं। हॉल के अंदर पुरानी कुर्सी लगी हुई थी और सामने एक बड़ा स्टेज था। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि स्टेज पर एक ही लाइट जल रही थी। मिसू और सुमरे धीरे धीरे स्टेज की तरफ बढ़ते हैं। तभी हॉल में तालियों की आवाज गूंजती है। दोनों तुरंत रुक जाते हैं। स्टेज के ऊपर अंधेरे में से लूना बाहर आती है। उसके साथ चिंगम वाला लड़का भी था। लूना सीधा बोलती है, तुम दोनों आ ही गए। गुस्से में बोलता है, सीधी बात करो, हमें यहाँ क्यों बुलाया। लूना कुछ सेकंड तक उसको देखती रहती है, फिर बोलती है, क्योंकि कुछ सच ऐसे होते हैं जो सिर्फ देखकर समझे जा सकते हैं। ये बोलकर वो स्टेज के पीछे लगे हुए बड़े पर्दे की तरफ इशारा करती है। कई सेकंड पर्दा खुल जाता है। पर्दे के पीछे बहुत बड़ी तस्वीर लगी हुई थी। तस्वीर देखते ही मिसू और सुमरे दोनों की आंखें बड़ी हो जाती है। तस्वीर में एक
म्यूजिक ग्रुप खड़ा हुआ था, लेकिन उनमें से एक आदमी बिल्कुल मिस्सू जैसा दिख रहा था और उसके पास खड़ी एक लड़की का चेहरा सुमरे से मिलता था। मिस्सू एक कदम आगे बढ़ता है, ये उसकी आवाज ही नहीं निकलती। से बोलती है, ये तस्वीर 18 साल पुरानी है। सुमरे तुरंत बोलती है, ये नामुमकिन है। लेकिन जितना वो तस्वीर को देख रहे थे उतना ही उनका शौक बढ़ता जा रहा था। स्टेज से नीचे उतरती है और बोलती है, तुम दोनों जो समझते हो तुम्हारी कहानी वहीं से शुरू नहीं हुई। मिस्सू उसकी तरफ मुड़ता है, मतलब लूना जवाब देती है, तुम दोनों का कनेक्शन फैंटम नोट से आज का नहीं है। हाल में सन्नाटा छा जाता है। सुमरे बोलती है, हमें पहले मत सुनाओ। लूना अपनी पॉकेट से एक पुरानी फाइल निकालती है और मिस्सू की तरफ फेंक देती है। फाइल खुलता है, अंदर पुराने रिकॉर्ड्स, फोटो और कुछ नाम लिखे हुए थे। सबसे ऊपर एक नाम लिखा हुआ था, अराटा होसिनो। देखते ही मिस्सू का चेहरा बदल जाता है। ये वही नाम था जो लूना पहले भी ले चुकी थी। लूना धीरे से बोलती है, अराटा सिर्फ फैंटम नोट का मेंबर नहीं था। मिस्सू फाइल के पेजेस पलटने लगता है। हर पेज के साथ उसका शौक बढ़ता जा रहा था। तभी उसकी नजर एक और लाइन पर पड़ती है, प्रोजेक्ट साउंड सब्जेक्ट एम। मिस्सू तुरंत लूना की तरफ देखता है। सब्जेक्ट एम। लूना सिर हिला देती है, हाँ तुम। सुमरे भी पूरी तरह शौक में थी। उसको समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या चल रहा है। वाला लड़का पहली बार बोलता है, तुम सोचते हो तुम्हारा टैलेंट बस टैलेंट है। वो हंस देता है, लेकिन कहानी उससे बहुत बड़ी है। मिस्सू उसकी तरफ गुस्से से देखता है, सीधा बोलो। लूना स्टेज की तरफ मुड़कर बोलती है, तुम्हारे सवाल का जवाब एक ही इंसान दे सकता है। ये बोलकर वो स्टेज के पीछे की तरफ देखने लगती है। हाल में फिर सन्नाटा छा जाता है। पीछे से धीरे धीरे किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। मिस्सू और सुमरे दोनों उस तरफ देखने लगते हैं। अंधेरे से एक लंबा आदमी बाहर आता है। उसने काला कोट पहना हुआ था और उसका चेहरा आधा छुपा हुआ था। जैसे ही वो रोशनी में आता है, कई का चेहरा मिस्सू का दिमाग में घूम जाता है, क्योंकि उस आदमी की शक्ल मिलती थी। लूना धीरे से बोलती है, मिस्सू मिलो अयादे से। स्टेज पर खड़ा मिस्सू को देख रहा था। हाल में किसी की आवाज नहीं निकल रही थी। सुमरे को तुरंत समझ आ जाता है, ये कई का भाई है। अयादे सिर्फ सिर हिला देता है। पता चलता है कि कई ने कहा था कि उसका भाई अभी भी फैंटम नोट के साथ है, लेकिन उसने कभी भी नहीं सोचा था कि उससे इतनी जल्दी सामना होगा। अयादे धीरे से बोलता है, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ। तो लेकिन उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जिस पर भरोसा करना मुश्किल था। अयादे अपनी पॉकेट से एक छोटा पेंडेंट निकालता है और मिस्सू की तरफ बढ़ा देता है। ये अराटा का चीज है। मिस्सू पेंडेंट को देखते ही जम जाता है। उसको लगता है जैसे उसने ये पहले कहीं देखा हो, लेकिन याद नहीं आ रहा था कहाँ। टू बी कंटिन्यू।